ठीक है, ऑटो क्लोज कर दो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है H2O। इसके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, पहले H2O के बारे में, फिर H2O के प्रिपरेशन मेथड, फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहले H2O is present up to 95% in plant। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर 95% तक वाटर हो सकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उस प्लांट्स में वाटर का क्वांटिटी कम होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर का क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम एलोवेरा को देखेंगे, तो एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसके अंदर 98% के आसपास वाटर होता है। ठीक है, और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि अप टू 95%, 98 भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा जाएगा तो 94। रियल में एलोवेरा में 98% के आसपास वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सभी के पास इतना ही रहेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके बॉडी के अंदर वाटर का क्वांटिटी कम होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे रहेंगे जिसमें वाटर का क्वांटिटी जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अप टू टोटल 78% जो अर्थ है उसके ऊपर 78% जो रहेगा वो क्या है, वाटर है, और रिमेनिंग जो रहेगा वो क्या है, लैंड। तो अर्थ का जो टोटल सरफेस है उसमें से 78% जो है उसके ऊपर वाटर है, और बचा हुआ जो रहेगा वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है ना? 70 पक्का। मुझे तो 65 पता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 65% जो रहेगा वो क्या है, वाटर है। ठीक है, दिस वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है जिस सॉल्वेंट में मोस्ट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट को बोलेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और यूनिवर्स के जितने भी सोल्यूट है उनमें से मोस्ट ऑफ द सोल्यूट वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, और इसलिए वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये जो वाटर है, इस वाटर को हम बोलेंगे इट इज ट्राइएटॉमिक। It is triatomic and it is a binary molecule. Okay. ट्राइएटॉमिक क्यों बोला? 3 एटम से टोटल, जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और टोटल 2 टाइप के हैं। रूल के हिसाब से इसको हम लोग ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और रूल के हिसाब से हम इसको हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, या तो बोलेंगे हम लोग ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑक्साइड या हाइड्राइड? जब दोनों के बीच में कंपटीशन होता है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, नाम जो रहेगा वो उसी के हिसाब से रहेगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.1, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 3.5। तो नाम जो रहेगा वो किसके हिसाब से होना चाहिए, ऑक्सीजन के हिसाब से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड है वो मेटालिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटालिक? इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, उसके बाद ये जो वाटर है, इस वाटर में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ऑक्सीजन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन विद लोन पेयर, विद लोन पेयर क्या होगा, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा sp3। if हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा? नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है कि ये होना चाहिए टेट्राहेड्रल।
क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये टेट्राहेड्रल के सामने जाएगा और ये होना चाहिए बेनिफिशियल। क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल। ओके, इसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट है? कौन सा बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का लेंथ कितना है। तो ये होता है 95.7 पिकोमीटर। कितना होता है, 95.7 पिकोमीटर। उसके बाद ये देखना होगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा। बॉन्ड एंगल तीन तरीके से बताता हूं मैं। इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला y और इसको मैंने बोला z। तो विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंगल डेफिनेशन? बॉन्ड एंगल का मतलब होता है इट इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, सही है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सेम एटम, सही है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड है और दोनों बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। हम इसको बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इट इज द एंगल बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड एंगल का मतलब होता है इट इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स। ओके है। यहाँ पे जो ये z है ये किसके बीच का एंगल है? लोन पेयर और लोन पेयर। तो हमको चाहिए एंगल बॉन्ड एंगल, तो इसका मतलब होता है इट इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर। ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री। कितना होना चाहिए? 109.5 डिग्री। बट रूल ये भी कहता है इफ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होते हैं तो पर लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल कम होता है 2.5 से। कितने लोन पेयर है? तो एक लोन पेयर के लिए 2.5 से कम होगा, तो दो लोन पेयर के लिए 5 से कम होगा, तो माइनस करेंगे 5। तो इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये कितना रहेगा? 104.5। ओके, after that this whole molecule is polar or non polar? कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन। ये लोन पेयर कहां खींचेगा? इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। ये बॉन्ड कहां जाएगा? इस साइड में, और ये बॉन्ड कहां जाएगा? इस साइड में। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको हम बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। तो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हम लिख सकते हैं इट इज टेस्टलेस, इट इज ऑर्डरलेस, इट इज कलरलेस। और कौन सी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इफ ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है तो ये डोनर का काम करेगा, एक्सेप्टर का? तो इट एक्ट एज अ डोनर, और जो डोनर का काम करता है उसको बोलते हैं लिगेंड। ये आगे आएगा, अभी के लिए इतना याद रखना। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगेंड, तो क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है और जो किसका काम कर सकता है? डोनर का काम कर सकता है, उसको हम बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। उसके बाद नॉर्मली इसको हाइड्राइड मानते हैं, हाइड्राइड। तो किस टाइप का हाइड्राइड होगा? मेटालिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड और कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट। कोवैलेंट आयोनिक हाइड्राइड जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं कि नॉन वोलेटाइल? लेकिन कोवैलेंट हाइड्राइड जो होते हैं वो वोलेटाइल कि नॉन वोलेटाइल? लेकिन उसमें से ये H2O जो रहता है ये कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल। किसी ने पूछा ये नॉन वोलेटाइल क्यों होता है, तो इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड रिंग।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, एक बार देख लो तो एक मिनट। हाँ, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? हाँ? क्या होता है? मतलब 373 केल्विन। इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। और इसका डी मैक्स जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। डी मैक्स मतलब मैक्सिमम डेंसिटी। क्या बोला मैंने? मैक्सिमम डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी का क्या है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। इफ अभी कोई गैसीय स्टेट में है और उसको लिक्विड स्टेट में लेके जाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, कम करना होगा। तो इफ हम यहाँ से इधर जाते हैं तो ये इधर से इधर जाने के लिए टेम्परेचर कम करना होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने 30 ग्राम ऑफ वाटर लिया था तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 30 ग्राम ही रहेगा। तो मास कैसा रहेगा? अब हम इधर से इधर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हम इस साइड में जाते हैं तो डेंसिटी जो रहेगा ये बढ़ेगा। सही है। अभी के लिए वाटर कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में है? लिक्विड। तो हम इस लिक्विड का टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे। सही है ना? और जैसे ही ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उस टाइम पे ये लिक्विड जो रहेगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। कौन से टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। बॉइल कहाँ पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। सही है। अब इसमें होता ऐसे है, जब इसका टेम्परेचर हम कम करते आते हैं तो पार्टिकल पास आना पसंद करेंगे या दूर जाना? पक्का उल्टा नहीं होगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल पास आएंगे, दूर आएंगे? पास आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा? वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमने मान लिया ये 25 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर है और जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर लिक्विड स्टेट में है, और ये सॉलिड स्टेट में कब बनेगा? जब ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इन में से कौन से टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम सबसे कम होना चाहिए? सबसे कम कहाँ पे होना चाहिए? 0 पे। नहीं समझ रहे? अरे टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना। तो सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे होना चाहिए? और 0 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम रहेगा तो 0 डिग्री पे उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी मैक्स जो रहेगा वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। अब कैसा होगा? इफ हम मानते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और 25 से जब 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो हम यहाँ से इधर जाते हैं तो वॉल्यूम जो रहेगा ये कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। और जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा होता है तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ने मतलब कम होने के बजाय बढ़ता है, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी जो रहेगा वो कम होगा। ठीक है। कब? हम 0 डिग्री सेल्सियस के पास जाएंगे तब। तो इधर जा रहे डेंसिटी बढ़ रहा है, कहां तक? 4 डिग्री। उसके बाद डेंसिटी कम हो रहा है। तो हमको मैक्सिमम डेंसिटी कहां मिला? 4 पे। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसका मैक्सिमम डेंसिटी जो रहेगा वो 4 रहेगा। कैसे वो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये H2O का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है ऐसे। ठीक है। जब ये एक दूसरे के पास आएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक बार और आइस क्यूब देखा आपने? आइस क्यूब जो होते हैं वो नॉर्मली क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं होते हैं, उसके अंदर हमको छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं।
तो वो डॉट्स जो होते हैं वो होते हैं गैप की वजह से, इसकी वजह से गैप। उसके बाद दो आइस क्यूब हमारे पास है, उसको एक दूसरे के साथ लेके जाएंगे, तो आफ्टर सम टाइम वो दोनों के दोनों आइस क्यूब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक आइस क्यूब का वाटर मॉलिक्यूल दूसरे आइस क्यूब के वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक आइस क्यूब जो रहेगा वो दूसरे आइस क्यूब के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, अब पेंसिल को दो पेंसिल, अब ठीक है, जैसे ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है? एसिडिक हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से लोन पेयर। अब यहाँ पे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, और हर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, और यहाँ पे मैंने फोर्थ वाला वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। ओके, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? इसके पास दो, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्वेश्चन इज दैट एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? कितने? चार में से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेंगे वो इस वाटर के हाइड्रोजन के थ्रू है, और बचे हुए दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाटर के ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू है। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? दो, तो वो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां से बनाएगा, और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू। ठीक है, यहां तक नहीं समझा? अब देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, टेट्राहेड्रल जैसे बेंट वी शेप। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये ऐसा फिक्स हो जाएगा, तो ये फिक्स करना होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कम करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये ऐसा जॉइंट होगा। क्यों? ये कौन है? हाइड्रोजन। ये कौन है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। सही है? नहीं समझा? तो अब क्या होगा, ये एक के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, या तो हम ऐसे मानते हैं, ठीक है, तो इसके ऑक्सीजन ने इसके थ्रू बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे जगह खाली है, जगह खाली है। तो इसीलिए पहले वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहां तक वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में था, और जब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा तो वो इजीली अपना पोजीशन चेंज करेगा, और इजीली वो अपना पोजीशन चेंज करेगा तो उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो सॉलिड में बनना शुरू हो जाता है, और जब वो सॉलिड में बनना शुरू हो जाएगा तो उसका पोजीशन क्या होगा? फिक्स होगा। और जब इसका पोजीशन फिक्स होता है तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, और वही एम्प्टी स्पेस हम आइस क्यूब में देख सकते हैं। अब ये ऐसा कंसेप्ट है वो हम 2D में या डायरेक्टली बोल नहीं सकते, इसलिए आपको वीडियो देखना होगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें आइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिया हुआ फिगर 9.2,
उसमें देखो तो अलग अलग कलर के एटम्स दिए हैं और ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा एटम कौन है। ठीक, ऑक्सीजन कौन है और हाइड्रोजन कौन है वो कलर से शो किया हुआ है। जो ब्लू कलर का दिख रहा है, क्लियर, ग्रीन कलर का दिख रहा है वो कौन है, ऑक्सीजन, और जो रेड ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो कौन है। अब देखो जब ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जब वो सॉलिड स्टेट में कंबाइन बन रहे हैं तो देखो आप वहां पे बीच में जगह है, खाली जगह, सही है, अरे ठीक है ना। तो ये खाली जगह होने के वजह से उसका वॉल्यूम कम होने के बजाय उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है जिस रीजन में स्नोफॉल होता है उस रीजन में जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं उनको पानी कैरी करने के लिए यूज नहीं करते हैं, उसके लिए वो मेटल्स के पाइप यूज करते हैं। या तो हम लोग जो नॉर्मल पाइप यूज करते हैं पीवीसी के, वो पाइप को यूज नहीं करते हैं, वो ज्यादा अच्छे क्वालिटी वाले यूज करते हैं। उसका रीजन ये है, इन केस हमने मान लिया कि ये जो पाइप है यहाँ तक का, यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है, इतने पाइप और ये दोनों साइड से पैक है। अभी ये लिक्विड स्टेट में, लेकिन जैसे स्नोफॉल होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि रखा हुआ वाटर जो होता है वो भी आइस में कन्वर्ट होगा। तो जब ये आइस में कन्वर्ट होता है तो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस उसका वॉल्यूम कम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो रहेगा वो किसी एक साइड से टूट जाएगा। और इसीलिए ऐसे कम टेम्परेचर के रीजन में जो पाइप यूज करते हैं पानी के लिए या तो वो मेटल के होते हैं या तो बहुत अच्छे क्वालिटी के। दूसरा एग्जांपल, जो भी बिस्लरी वगैरह पानी की बोतल आती है, हम उसके अंदर आपने अच्छे से बॉटल में पानी भरते हैं, फ्रिज में रखते हैं। बॉटल आपने पानी नॉर्मल पानी भरा था तो बॉटल नॉर्मल शेप में थी, आप उसको फ्रिज में रख दो, बॉटल पूरा पैक कर दो, तो वो बॉटल टूट सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी फ्रिज के अंदर हम कुछ पानी रखते हैं, मतलब फ्रीजर में, तो उसमें थोड़ी सी बॉटल खाली रखनी चाहिए। या तो जो आइस क्यूब बनाने के लिए हम ट्रे रखते हैं, आप उसको एकदम पूरा भर के रखो, तो जब हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा आइस जो होता है वो नीचे गिरते हुए दिखता है उसकी ट्रे के बाजू में। इसका रीजन ये होता है कि जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। दूसरा, फ्रिज में रखी हुई जो बॉटल है वो लेकर बाहर रखो, तो आफ्टर सम टाइम उसका शेप जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। तो ये जो होगा वो इस रेंज से, तो यहां से यहां तक आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगा। इसके आगे जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगा, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वाटर का डेंसिटी जो रहेगा वो मैक्सिमम कहां पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ठीक है, देख लो एक बार। स्ट्रक्चर तो वही पे, इसमें स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाल के नहीं दिया। कोई पॉइंट नहीं समझा तो पूछ सकते हो। टेक्स्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस।
ठीक है, राइट डाउन क्लियर। Done?
ठीक है। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों आ गए। रही बात प्रिपरेशन मेथड की, तो एक प्रिपरेशन मेथड मैंने बताया था, वो बताया था मैंने केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का रिएक्शन O2 के साथ करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के साथ, तो क्या मिलेगा H2। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब शुरू करता हूँ केमिकल रिएक्शन। फिलहाल लिखना नहीं है, देखने का काम करना है, ठीक है। पहला केमिकल रिएक्शन जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। किसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे? H2O का। हमने ये रिएक्शन भी देखा था, क्या होता है H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के टाइम पे हमको H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 मिलता है। नॉर्मली देखा जाए तो H2O is present in liquid state, but H2 and O2 both are present in gaseous state। ये कहाँ पे मिलेगा और ये कहाँ पे मिलेगा, पता कैसे चलेगा? चार्ज देखो, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड के ऊपर मिलता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड के ऊपर मिलता है। किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का? ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे। किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज का, तो वो कहाँ पे मिलेगा? कैथोड पे। समझा नहीं समझा? ठीक है, तो एक लिबरेट होगा एनोड पे और दूसरा लिबरेट होगा कैथोड पे। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तीन वर्ड्स आते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा एम्फोटेरिक। कितने? 4। क्या डिफरेंस होता है इनका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक? मतलब क्या होता है इनका? molecule which is H+ ion. What? तो H+ ion देगा वो एसिड, जो OH- ion देगा वो बेस। ओके, व्हाट अबाउट न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक? जो नहीं देगा वो न्यूट्रल, और एम्फोटेरिक? जो H+। इधर और न्यूट्रल? ओके, ठीक है, बैठ। जो सब्सटेंस ओनली एसिड का काम करेगा। अब एसिड क्या होता है, ये 4 थ्योरी में हमने पढ़ा था, अरेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लोरी, लेविस, लक्स एंड फ्लड, 4 थ्योरी। तो 4 अलग अलग डेफिनेशन थे एसिड के और अलग अलग डेफिनेशन थे बेस के। तो जो एसिड के का काम करता है उसको बोलेंगे एसिडिक सब्सटेंस, जो बेस का काम करेगा उसको बोलेंगे बेसिक सब्सटेंस, जो दोनों का काम नहीं करेगा उसको बोलेंगे न्यूट्रल, और जो दोनों का काम करेगा उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। मतलब ये एम्फोटेरिक वाला जो होता है कभी एसिड का काम करता है कभी बेस का काम करता है, ये डिपेंड करता है दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर। एग्जांपल के लिए सपोज आई एम राइटिंग हियर H2O का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो H2O को थोड़ी देर वैसे ही रखो, HCl की बात करते हैं। HCl किसका काम करता है? एसिड का। तो सिंपल सी बात है, ये किसका काम करेगा? बेस का। ये HCl क्या डोनेट करेगा? H+,
ये क्या करेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो एसिड से बेस की तरफ क्या ट्रांसफर हो रहा है, H प्लस। तो किसके पास का हाइड्रोजन कम होगा, HCl के। किसके पास का हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो H2O के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। तो ये बनेगा H3O प्लस। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आया था, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पॉजिटिव बनेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से कौन चला गया, पॉजिटिव, तो बचेगा कौन, Cl माइनस। कौन बचेगा, Cl माइनस। तो इन दिस रिएक्शन H2O डोनेटेड H प्लस आयन और एक्सेप्टेड H प्लस आयन, और इसीलिए ये काम किसका करेगा, बेस का। तो इस रिएक्शन में H2O ने किसका काम किया, बेस का। दूसरा रिएक्शन लिखता हूं मैं, H2O का रिएक्शन करते हैं NH3 के साथ। NH3 क्या है, बेस। ये क्या करता है, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन लेता है। प्रोटॉन, अरे इसके पास क्या है, लोन पेयर। H2O का मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। तो ये अमोनिया OH माइनस और H प्लस, इन दोनों में से किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। अमोनिया इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। इसलिए बोलता हूं पिछला रिवाइज करते रहो, तो यही हाल होगा, H प्लस और OH माइनस, सही है। इसके पास होगा ये लोन पेयर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये पेयर यहाँ पे। ये जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया था वाटर का, तब मैंने आपको OH माइनस का और OH न्यूट्रल का दोनों का स्ट्रक्चर निकाल के दिया था। तो ये OH माइनस का स्ट्रक्चर है और ये H प्लस का। इसके पास 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अभी के लिए, अरे H के पास क्या होता है, 1s1। H माइनस 1 के पास क्या होगा, 1s2। मैंने पहले कौन लिखा था, न्यूट्रल हाइड्रोजन, उसके पास क्या होगा, 1s1। अब मैंने बोला यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, लूज किया। तो 1s के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये किसका काम करेगा, एक्सेप्टर का। ये किसका काम करेगा, डोनर का। तो ये हाइड्रोजन जो रहेगा वो इसके साथ चले जाएगा। तो इस अमोनिया ने H प्लस आयन को डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया, और जो सब्सटेंस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं बेस। और वाटर मॉलिक्यूल ने क्या डोनेट किया, H प्लस आयन, इसको क्या बोलेंगे, एसिड। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एसिड का काम कर रहा है और अमोनिया जो रहेगा वो बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, NH4 प्लस OH माइनस। तो पहले रिएक्शन में वाटर ने बेस का काम किया और दूसरे रिएक्शन में वाटर ने एसिड का काम किया। इसका मतलब वाटर जो रहेगा ये दोनों का काम करेगा। तो इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। इन दोनों रिएक्शन को देख लो एक बार। आप लोग रिवीजन नहीं करोगे उसमें आपका ही लॉस है, टाइम पे याद नहीं आएगा। बोलो डाउट, चलिए आगे। ये था सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कैमरा में आ रहा है, इसको बोलते हैं रिएक्शन विथ मेटल।
क्या बोलेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे, कोई भी एक मेटल क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, नॉर्मल बोलो, प्रोडक्ट क्या होगा, पक्का, और कुछ, और कुछ, ओनली हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड में मिल सकता है। ओके, वो कैसे पता चलेगा, हाँ अभी याद आया, गुड बैठ जाओ। तो मैंने मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को बोला था मैंने रिएक्टिव मेटल, क्या बोला था, रिएक्टिव मेटल। दूसरे को मैंने बोला था लेस रिएक्टिव मेटल, और तीसरे को मैंने बोला था लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अभी याद है, देखो ये फायदा होता है क्वेश्चन पूछते रहने का, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था रिएक्टिव मेटल जो रहेगा ये कोल्ड कंडीशन में होता है, ये हॉट कंडीशन में होता है, और ये स्टीम में होता है। कोल्ड कंडीशन वाला जो रहेगा वो हाइड्रोक्साइड देगा, ये दोनों के दोनों क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे, सही है। और ये हमने देखा था प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा रिएक्शन, सॉरी चौथा, रिएक्शन विद नॉन मेटल। बोलो कोई भी एक रिएक्शन नॉन मेटल के साथ वाटर का, जिसको पता है वही अपना हाथ ऊपर करेगा, बाकी आराम से बैठे रहेंगे। जरा पढ़ाना ऐसे ही, पूछते जाना और बताते जाना, वन वे नहीं है, मैं बोलते जा रहा हूँ तो सब बैठे रहा हूँ। बता दो सामने वाला एक्टिव है कि मतलब मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है कि लीस्ट रिएक्टिव है। शांत दिमाग से ही काम होगा, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, जब भी ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा नहीं, ओनली नॉन मेटल, जो मॉलिक्यूल है नॉन मेटल के साथ यूज करते हैं। वेरी राइट। क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, HClO, और कुछ, और हाइड्रोजन मिलेगा, पक्का। तो बैलेंस कैसे होगा, चलो लिख लिया। H2O plus Cl2 will give HClO plus HCl, ठीक है, हो गया बैलेंस। क्यों नहीं हो सकता, बैठो, वाटर गैस का नाम सुना है, क्या होता है, वो प्रिपरेशन मेथड बताओ जिससे हम लोग CO प्लस H2 को बनाते हैं, H2 को बनाते हैं, कार्बन प्लस H2, कैसे बोलो, कार्बन C प्लस H2। कार्बन मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो उसका रिएक्शन किसके साथ किया है, वाटर। लिखा क्या है, इसका रिएक्शन, बैठो, कार्बन का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, CO प्लस H2, सिंपल, ओके।
फिफ्थ रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल आपको पूछूंगा मैं, 30 सेकंड आपके पास है, और जिसको आंसर आता है आप ऊपर कर देना। ये वो रिएक्शन है जो इसी चैप्टर्स में पढ़े थे, किसी दूसरे नहीं, तो थोड़ा एक्सपेक्ट तो कर सकता हूं मैं। डन? कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड। बैठो। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे H2O के साथ, तो यहां मिलेगा MgOH2, और इसीलिए मेटल ऑक्साइड को बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक। ठीक है। नंबर 6, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। 20 सेकेंड टाइम हो गया रिड्यूस। ओनली वन। और कोई? कार्बन ऑक्साइड CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन H2O के साथ करेंगे तो CO2 हो जाएगा। ओके गुड, दैट्स गुड। बैठो। पहला रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन H2O के साथ करते हैं तो CO2 प्लस H2 मिलता है। दूसरा रिएक्शन CO2 का रिएक्शन H2O के साथ करते हैं तो H2CO3 मिलता है। सही है गलत? सब पढ़ा हुआ है, नया कुछ नहीं है। देख लो एक बार। नंबर बोलना, कौन सा समझ में नहीं आया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी तरफ। क्या लिखा है? मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ एटम्स, और अब दोनों में से एक ऑक्सीजन है तो क्या होगा? ऑक्साइड। दोनों में से एक हैलोजन है X, तो क्या होगा? हैलाइड। दोनों में से एक हाइड्रोजन होगा तो हाइड्राइड। दोनों में से एक नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइड। ट्राइड हो गया, नाइट आ गया, नाइट्राइड।
दोनों में से एक कार्बन होगा तो कार्बाइड, दोनों में से एक फॉस्फोरस होगा तो उसको बोलेंगे फॉस्फाइड। तो छोटे बच्चों वाला खेलोगे, आंसर तो आएगा ही ना, सही है। Oxides are the binary compound in which at least one oxygen is present. Hydrides are the binary compound in which at least one hydrogen is present. Halides are the binary compound in which at least one halogen is present. At least one carbon is present. At least one nitrogen is present. At least one phosphorus is present. अब ऑक्सीजन के साथ मेटल है तो उसको बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल होगा तो हाइड्रोजन के साथ मेटल है तो मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल होगा मेटल हाइड्राइड। नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल हाइड्राइड। कार्बन के पास मेटल होगा तो मेटल कार्बाइड। कार्बन के पास नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल कार्बाइड। फॉस्फोरस के साथ मेटल होगा तो मेटल फॉस्फाइड। नॉन मेटल होगा तो सिंपल। नहीं समझा? कितने नंबर हो गए थे? 7 6 7। रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड, कोई भी मेटल हाइड्राइड बोलो, NaH, गाना पहचाना घर के पास वाला NaH, इसके साथ रिएक्शन करेंगे H2O। देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलेगा। इसका डिसोसिएशन करेंगे, क्या मिलेगा? Na+ और H-। H2O को तोड़ेंगे H+ और OH-। अब क्या करेंगे? मैच द पेयर, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ। Na+ जाएगा OH के साथ, क्या मिलेगा? NaOH। अब क्या होगा? H- जाएगा H+ के साथ, क्या बन जाएगा? H2। ठीक है। नंबर 8, रिएक्शन विथ मेटल नाइट्राइड। एग्जाम्पल करो। लिथियम, ओके चलो ठीक है। लिथियम और नाइट्रोजन, लिथियम का वैलेंसी 1, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, क्या बनेगा? Li3n। इसको बोलेंगे लिथियम नाइट्राइड। क्या बोलेंगे? लिथियम नाइट्राइड, Li3n। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? नाइट्रोजन, लिथियम, लिथियम, लिथियम और लोन है। हो गया। अब इसका रिएक्शन करना है H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है वो मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है या गेन करना? तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड शिफ्ट कहां करेंगे? नाइट्रोजन पे या लिथियम पे? क्यों नाइट्रोजन पे बॉन्ड चले जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू लिथियम। तो ये बॉन्ड हमने यहां शिफ्ट किया, तो ये शिफ्ट किया तो चला गया ना बॉन्ड। तो क्या होगा? ये बनेगा प्लस और ये रहेगा माइनस। ये वाला बॉन्ड भी यहां शिफ्ट किया तो क्या हुआ? ये बन जाएगा प्लस और ये माइनस। इस बॉन्ड को भी शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। तोड़ दिया, डिसोसिएट कर दिया। ठीक है। ये कौन है? H2O। टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ और OH-। अब ये OH- किसके साथ जाएगा? OH- लिथियम प्लस के साथ और H+ नाइट्रोजन माइनस के साथ। एक नाइट्रोजन पे कितने नेगेटिव चार्ज है? 3। एक हाइड्रोजन पे कितने पॉजिटिव है? तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन यूज करने होंगे? 3। और सभी लिथियम को सेटिस्फाई करने के लिए कितने OH चाहिए? तो ये कब पॉसिबल है? जब वाटर के मोल्स कितने होंगे? 3। हो गया। अब क्या होगा?
ये OH जो है वो लिथियम के साथ जाएगा तो क्या बनेंगे 3 मोल्स ऑफ लिथियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा NH3 बन गया नहीं बना किसके साथ रिएक्शन था मेटल नाइट्राइड के साथ समझा नहीं समझा तो पहली बात आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर लिखना है उसके सिवा नहीं होगा दूसरा एग्जांपल अपने मन के हिसाब से देता हूं ठीक है पहला तो आपके हिसाब से था यहाँ पे यूज किया Mg और यहाँ पे यूज किया नाइट्रोजन Mg का वैलेंसी कितना है 2 और नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3 तो क्या बनेगा Mg3N2 plus n numbers of H2O it give A plus B सही है अब आपको सिर्फ 3 बातें फाइंड करनी है n का मतलब कितना A का मतलब कौन और B का मतलब कौन और यही क्यों मिला ये ज्यादा जरूरी है समझा कुछ समझा नहीं समझा